Good morning, class. Today we are going to discuss our first chapter of book second, political theory, and our chapter is concentrated only on introduction of political theory. कि political theory क्या है, जो ये politics है हमारी, theoretically कौन सी terms हैं जो हमारी politics में आई और इनका क्या महत्व था। हम हर चीज के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे और पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि हम जब भी सारी चीजें पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्या थ्योरीज दी, उनकी थ्योरीज कहाँ काम आती हैं और पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए क्यों जरूरी है और इनको थ्योरेटिकली किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है ताकि हम प्रैक्टिकली इन्हें लागू कर पाए। तो अब है जी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस इसे किया जाए। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दो तरीकों से अद्भुत है। एक तो उसके पास रीजंस होते हैं और सेकंड इज रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। एक तो रीजन कि तर्क वितर्क कर सकता है और उसके पास क्षमता है कि अपने एक्शन के लिए वो बहुत सारे एक्शंस के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो रीजन दे सकता है कि उसने ये काम क्यों किया, उसके पास रीजन की भी है, एक्शन करने की भी क्षमता है और उन एक्शन से क्या रिजल्ट निकलेगा वो बता सकता है। और इवन उनके पास एक लैंग्वेज होती है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इवन एंड दूसरे तरीके से अगर दूसरी स्पीसीज के हिसाब से देखें तो इंसान के अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है, और कुछ डिजायर्स होते हैं जिनको वो दूसरों के साथ डिस्कस कर सकता है, अपने आइडियाज दे सकते हैं, अपने आइडियाज के लिए थॉट बना सकता है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो तरीकों से ह्यूमन सेल्फ को देखती है। ये लिखा पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेल्फ। इंसान के अंदर दो तरीके से। और अगर हम एनालाइज करें बेसिक क्वेश्चन कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, गवर्नमेंट क्यों बनी, और लॉ जो है वो हमारी जो हम कहें कि जो हमारा कानून है, कानून का दायरा क्या है और जो सिटीजन है वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डेमोक्रेसी, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की एंड देन वी हैव सेकुलरिज्म। इनको अगर अलग अलग करके देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसके क्या मायने हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम सिस्टमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस को एग्जामिन करेंगे और जो हमारी वैल्यूज है, पॉलिटिकल थ्योरी की जो वैल्यू जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सेकुलरिज्म, ठीक है, इनका क्या मीनिंग है और इनके क्या मायने हैं। फिर इनकी जो डेफिनेशंस है उन पर हम फोकस करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरीज जो पुराने थिंकर्स के द्वारा या नए जो बहुत बड़े विचारक हुए उनके द्वारा क्या थ्योरीज दी गई, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को देखा, और आज के तरीके से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से जो हमारी संस्थाएं हमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताती हैं, किस तरीके से हम पॉलिटिक्स का अंग बन सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पॉलिटिक्स को फ्लरिश कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स में हम सुधार ला सकते हैं। अगर एडवांस लेवल पर देखें तो आज जो सरकार के ऑर्गन्स है, सरकार की जो इंस्टीट्यूशंस है, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं जिसमें सरकार होगी खुद, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और जितनी भी ये पॉलिसीज हैं वो धीरे धीरे
हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी को देखकर बनती हैं, कि जैसी थ्योरी दी वैसी नीतियां बनती हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, अब पॉलिटिकल थ्योरी किस लिए काम आती है, ताकि वो अपने देश के हमें एक ट्रेन कर सके कि किस तरीके से देश के बारे में सोचना है और कैसे हमने पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछने हैं और किस एस्पेक्ट पर एक्ट करना है, किस तरीके से एक्ट करना है और कैसे इस पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने देश को चलाना है। एंड अब हम चलते हैं जी, व्हाट इज पॉलिटिक्स, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। पॉलिटिक्स है क्या, इसको हम देखेंगे, इसके मतलब को देखेंगे। तो हमने पॉलिटिक्स को अलग अलग विचारों में देखा है। अगर हम रियलाइज करें तो हमने पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीकों से देखा है। आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं, एक लीडर इलेक्शन जीत जाता है, वो अपनी सरकार बनाता है, फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, लोग अपने फायदे के लिए सरकार को यूज करते हैं, और कुछ लोग पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, वो सरकार के हिसाब से अपना काम करते हैं। फिर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं फायदा उठाने की नीति, कि इसमें लोगों का फायदा उठाया जाता है। लीडर्स अपने फायदे के लिए राजनीति का यूज करते हैं और कुछ लोगों के अधिकारों का भी मिस यूज किया जाता है, और अपने फायदों के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की राजनीति को बलि का बकरा बना दिया जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है जो राजनेता करते हैं। राजनेता क्या करते हैं, रिश्वत लेना, गलत काम करना, राजनीति को अपने फायदे के लिए यूज करना। तो इसलिए अब अगर हम पॉलिटिक्स में देखें, एक जना हार जाता है, एक जने की सरकार बन जाती है, फिर सरकार जो वादे करती है, आपको इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो सरकार के कुछ नुमाइंदे आते हैं, आपसे वादे करते हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया जाता, लोगों के वादों को पूरा नहीं किया जाता, तो अपने फायदे के लिए देश के रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, जाति के नाम पर हिंसा करवाई जाती है, नेता लोग जाति का हवाला देकर इलेक्शंस लड़ते हैं, और इवन स्कैम्स की राजनीति होती है, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं, देश के रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज किया जाता है। तो पॉलिटिक्स को लोग इसी तरीके से देखते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को बलि चढ़ाना। तो हम राजनीति को कहते हैं, हम एक शब्द यूज करते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। वी ऑलवेज से ही इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। पीपल ऑलवेज यूज दिस टर्म्स ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज डर्टी। आज का यूथ को ये लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत डर्टी है, इसलिए हम इस शब्द को यूज करते हैं, वाई आर यू प्लेइंग पॉलिटिक्स, मेरे साथ राजनीति क्यों कर रहे हो। अगर हम इवन प्लेइंग फील्ड में भी देखें, अगर हम किसी क्रिकेटर को देखें तो हम कहते हैं कि वो टीम में रहने के लिए राजनीति का यूज लेकर, राजनीति को यूज करके, अपने पिता की चेयर का यूज करके टीम में सिलेक्शन करवा लेता है। तो क्रिकेटर्स भी राजनीति को यूज करके अपने फायदे के लिए टीम में सिलेक्शन हो जाते हैं। इसलिए जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसे डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। हमारा बॉस हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम करते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। हमें ऑफिस से गलत दिखाया जाता है, हमें हमारी जाति को गलत बोला जाता है, तो भी हम कहते हैं ये राजनीति हमारे साथ खेल रहा है। तो अब आज लोग भ्रमित हो चुके हैं इस चीज से, इसलिए आज लोगों के मन में भ्रम है, लोगों के मन में गलत भावना है, दे आर डिसइल्यूजन्ड कि राजनीति गलत होती है, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज रॉन्ग। इसलिए कोई भी आदमी, आज कोई भी यूथ आज राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता,
और उन्हें लगता है कि राजनीति जो पॉलिटिक्स है इज ऑलवेज रॉन्ग, वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकती, वो फायदे का सौदा होता है। नेता एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बाद में लोगों का फायदा उठाते हैं, देश का फायदा उठाते हैं, स्कैम्स करते हैं, जाति का कार्ड खेला जाता है वोट्स लेने के लिए। तो इवन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े जो हमारे देश के धनवान व्यक्ति हैं, वो भी राजनेताओं को गलत ठहराते हैं कि उनसे चंदा लेकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है या उनसे पैसे लिए जाते हैं बिजनेस करने के लिए। इवन सिनेमा स्टार्स भी कहते हैं कि राजनेता लोग अपने फायदे के लिए हमारी फिल्म तक को बंद करवा देते हैं। तो लोग आज इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहते, दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ दिस स्कैम्स, बिकॉज ऑफ दिस स्टूप स्ट्रेटेजीज, गलत स्ट्रेटेजीज जो अपनाई जाती हैं। तो अब जो पॉलिटिक्स है उसकी जो इमेज है हमारे सामने वो बड़ी कंफ्लिक्टिंग है। कुछ लोग सही भी कहते हैं पॉलिटिक्स को, कुछ गलत भी कहते हैं। तो जो गलत एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर पॉलिटिक्स में होती है। देयर आर अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट हैपेंस इन पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई पीपल वांट नॉट टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात बड़ी गलत है कि आज पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के फायदे का सौदा हो गई है। लोग अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स को यूज करते हैं और ऐसे तरीके अपनाते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, चाहे देश को नुकसान हो जाए। लेकिन आज हमें यह चीज समझनी होगी कि जो पॉलिटिक्स है, सी हियर रोल ऑफ पॉलिटिक्स की, आज सोसाइटी का मेन पार्ट है पॉलिटिक्स, की समाज का एक अभिन्न अंग है। इसलिए गांधी जी ने स्पेशली कहा था कि जो पॉलिटिक्स है उसने हमें सांप की तरह, जैसे सांप कुंडली मारता है, सांप की तरह हमें लपेटे हुए है पॉलिटिक्स, हमें इसके साथ सिर्फ कुश्ती करनी है। इससे हम जीत नहीं सकते, इसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, इसके साथ लगातार हमें लड़ना पड़ेगा। तो कोई भी सोसाइटी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। अब एक सोसाइटी अपने आप को अगर जिंदा रखना चाहती है तो उसे कुछ ना कुछ राजनीति करनी होगी। देयर माइट बी लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हम फैमिली कह दें, बहुत बड़ी जनजातियां कह दें, या कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गए, वो एक राजनीति के तरीके से चलती है कि बहुत बड़े लोग होते हैं, वो लोग उस जैसे हमारे घर की बात कर लें, हमारे पिताजी मुखिया होते हैं, तो वो भी एक पॉलिटिक्स होती है कि किस तरीके से परिवार बैठेगा, कैसे परिवार चलेगा, वो पूरी रणनीतियां बनाते हैं, तौर तरीके बनाते हैं कि एक परिवार सरवाइव कैसे करेगा। तो इसलिए जो ये लोग हैं, जो हमारी फैमिली भी है, उसके अंदर हम अपने लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और पॉलिटिक्स भी इसलिए है लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, सबको साथ लेके चला जाए, सबकी भावनाओं की कद्र की जाए। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया है, वो मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, एक दूसरे के साथ मिलके चलना। अमंग ऐसी इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट भी है, तो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। तो गवर्नमेंट कैसे बनती है और वो कैसे फंक्शन करती है, तो अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनती है और कैसे वर्क करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पर आ गए। अब हम जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, हम रिलेट तो करते हैं, लेकिन घर परिवार में भी एक पॉलिटिक्स होती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी एक पॉलिटिक्स होती है। वो मिलजुल कर चलती हैं, लोगों का भावनाओं की, बच्चों की भावनाओं की कद्र करते हैं, बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। तो वो एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें भी राजनीति होती है। तो अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो करती है वो सही है, क्योंकि
जो भी गवर्नमेंट करती है उसका लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट बनती है लोगों के लिए, तो जो गवर्नमेंट करती है उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी चाहे एजुकेशन पॉलिसी बनाए, अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगी तो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे हमें लगे कि एक अच्छी पॉलिटिक्स है, एक अच्छी सरकार है जो हमारी कद्र करेगी। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर करप्ट गवर्नमेंट हो, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी जिंदगियों को, अब देखो व्हाट गवर्नमेंट डू इज रेलेवेंट बिकॉज हमारी जिंदगियों को प्रभावित करती है। लेकिन अगर कोई इनएफिशिएंट गवर्नमेंट हो, अगर ऐसी सरकार हो, ऐसी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट की बात करें, अगर एक ऐसी सरकार बन जाए जो करप्टेड हो, जो गलत हो, तो उससे लोगों की जिंदगियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारी जिंदगियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इवन सरकार जब लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो लोगों के कामकाज पूरे नहीं होंगे, लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। इवन जो सरकार जो डेवलपमेंट के वर्क करवाएगी वो भी नहीं करप्टेड गवर्नमेंट वो भी नहीं करवाएगी, इससे लोगों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और फिर अब हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज कर नहीं पाएंगे, हमें स्कूल जाना होगा तो करप्टेड गवर्नमेंट क्या पता स्कूल भी ना बनाए, अच्छी एजुकेशन ना दे लोगों को, तो लोग सरकार के खिलाफ कन्फ्लिक्ट करेंगे। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर एक अच्छी सरकार लोगों को पढ़ाएगी लिखाएगी, लोगों को जॉब्स देगी, तो इससे लोगों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा, लोग सरकार के साथ मिलकर चलेंगे, देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे और देश को अच्छी जगह लेके जाएंगे। अब सरकार के जो कामकाज है, मैं कहता हूं जी सरकार के जो कामकाज हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं, सरकार के जो कामकाज हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम सरकार की हर चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि सरकार कर क्या रही है, इसलिए हम एसोसिएशन संगठन बनाते हैं, कैंपेन करते हैं सरकार के खिलाफ, कैंपेन भी चलाते हैं जैसे कि क्विट स्मोकिंग, ऐसे कैंपेन भी चलाए जाते हैं। और इवन ऐसे कैंपेन एसोसिएशन बनाई जाती हैं और ऐसे धरने प्रदर्शन किए जाते हैं जिससे सरकार हमारी डिमांड्स को माने, और हम सरकार के साथ कई बार बातचीत भी करते हैं ताकि हमारे जो जीवन के लक्ष्य है सरकार उन पर ध्यान दे और उनको पूरा करे। लेकिन अगर हम सरकार की किसी पॉलिसी पर डिसएग्री करते हैं, अगर हम सरकार की पॉलिसी पर डिसएग्री करते हैं तो मैं कहता हूं कि हम सरकार के खिलाफ धरने करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और घेराव करते हैं, बंद भी करते हैं, हड़तालें करती हैं, ताकि सरकार को इस बात के लिए मनाया जा सके, इस बात के लिए बोला जाए, परसुएड किया जा सके, बोला जा सके सरकार को कि आपका जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो आपने लॉ बनाया था वो बिल्कुल सरासर गलत है, उसकी वजह से लोगों की जिंदगियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि सरकार करप्टेड है, उसके खिलाफ बोलते हैं, सरकार ने जो रिजर्वेशंस दी हैं कई बार हमें वो भी गलत लगती हैं, और हम ये कहते हैं कि इस तरीके के ग्रुप्स को क्या रिजर्वेशन देना सही है, सरकार को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो हम उसके लिए डिबेट करते हैं, कुछ एक्शंस भी लेते हैं और सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, चाहे हम लिटरेसी कैंपेन चलाएं, चाहे हम सोशल मीडिया पर ऐसे फोरम बनाएं जहां पर इन चीजों की डिबेट हो। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पार्टीज और लीडर्स इलेक्शन जीतते हैं क्या वो लोगों के भले के लिए काम करते हैं, या हम ये देखते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो पार्टी सिस्टम की वजह से, सरकार की वजह से हुए, क्या उनको सही किया जा सकता है। अगर हम पूरी चीज को इकट्ठा करें तो पॉलिटिक्स कहां से आती है, इस सच्चाई से, इस फैक्ट से कि लोगों के अलग अलग सोच है, ठीक है, ऑन व्हाट क्या सही है
क्या अच्छा है हमारी सोसाइटी में। हर लोगों की अलग अलग सोच है कि न्याय किसमें है और अच्छा क्या है, किस किस चीज में न्याय है, क्या न्यायप्रिय है, जस्ट है और क्या अच्छा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो नेगोशिएशंस होती हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में कलेक्टिव डिसीजन बनाए जाते हैं। कई बार हम नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं बहुत सारी, और हमारी जो लोग हैं वो मिलजुल कर डिसीजन भी बनाते हैं। ठीक है, एक लेवल पर गवर्नमेंट जो भी करती है और जैसे भी हम रिलेट करती है लोगों की आकांक्षाओं के साथ, कि सरकार कहती है कि हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे लेवल पर, एक लेवल पर सरकार लोगों के लिए काम करती है, लेकिन दूसरे लेवल पर सरकार के डिसीजन का लोगों पर कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। मतलब हो सकता है कि सरकार ऐसा डिसीजन ले जाए जो लोगों को नेगेटिवली इंपैक्ट करे। तो अब हम कहते हैं कि पीपल, जो लोग हैं, वो इस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज हो जिसमें नेगोशिएट किया जा सके, और कलेक्टिव एक्टिविटीज में पार्ट की पहले बातचीत करें, फिर वो मिलजुल कर धरना करना है, चाहे कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से देश का क्या होता है, डेवलपमेंट भी हो जाए, और देश के डेवलपमेंट के लिए भी हम मिलजुल कर चलें। अगर कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए मिलजुल कर कोई रास्ता निकालें, सरकार को बताएं, सरकार के साथ बातचीत करें। अगर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं तो सरकार के सामने बैठिए, सरकार के साथ एक टेबल पर टेबल टॉक होनी चाहिए, ताकि आम लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। इसलिए कई बार हम नेगोशिएट भी करते हैं, कलेक्टिव डिसीजंस भी लेते हैं, और लोगों के जो अलग अलग विजन्स हैं उनका भी रख रखाव किया जाता है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये तीन चीजें की जा सकती हैं। अब है जी, हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है। हम अगर आसपास देखें तो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, दुनिया के सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है और चेंजेस भी हो रहे हैं। लेकिन अगर बड़े तरीके से हम देखें, लोग इन्हीं पॉलिसीज की वजह से आगे चले, पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ये आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं हमारे सामने, जो मैं यहां कह रहा हूं, डेमोक्रेसी, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, फ्रीडम, सबको आजादी मिलेगी, इक्वालिटी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द सोसाइटी, जस्टिस, सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। फिर सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं कि सरकार किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी। ये जो चीजें हैं हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, हर देश इनको बचाता है। ठीक है, अब चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, हम आइडियल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को और सोशल लाइफ को क्या करता है, शेप अप करता है। फिर इसमें कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आदर्श हैं जो हमें हमें बताते हैं कि किस तरीके से सरकारें चलेंगी, कैसे देश में काम होंगे, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से लोगों का फायदा होगा, किस तरीके से अगर गलत करेंगे तो नुकसान भी होगा। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आदर्श हैं जिन सबको लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट हैं सारे, ये एक साथ नहीं आए। अब मैं कुछ आपको बता दूं थोड़ा बहुत, कि ये जो आदर्श हैं, ये जो विचार हैं, ठीक है, ये पुराने समय से इन पर डिबेट हो रही है। जैसे कौटिल्य की बात कर लो, अरिस्टोटल की बात कर लो, जीन जैकस रूसो की बात कर लो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बड़े बड़े थिंकर हुए ये। इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए, उन कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो वो क्या करते हैं, इन्हीं बातों पर चलते हैं। अब 5th सेंचुरी में प्लेटो और अरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मोनार्की और डेमोक्रेसी की बात की। उन्होंने बोला कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, मोनार्की भी चल रही थी दुनिया में, डेमोक्रेसी भी चल रही थी, तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ लिखी हुई है कि ऐसी सरकार जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं,
लोग रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, तो डेमोक्रेसी की बात, तो वो कहते हैं मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। फिर आज के समय में रूसो जो थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की कि हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। फिर जी कार्ल मार्क्स, जिन्होंने फ्रीडम को सबसे ज्यादा जरूरी बताया, वही दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी की जो बात करते हैं हम फ्रीडम की, डेमोक्रेसी फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम की बात की और फिर राइट्स की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की कि वो भी जरूरी हैं। अब महात्मा गांधी जो हैं हमारे बहुत बड़े विचारक, उन्होंने क्या बोला कि अपनी जो आजादी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वराज, खुद को आजाद रखना, खुद की आजादी, देश की आजादी। तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर हिंद स्वराज एक बुक लिखी, उसके अंदर डिस्कस किया कि स्वराज क्यों जरूरी है। अब एक आगे जी हमारे थिंकर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो, अब उन्होंने क्या लिखा कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और ये जो आइडियल्स हैं सारे, कि डेमोक्रेसी की बात, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, चाहे सेकुलरिज्म की बात कर लो आप, ठीक है, इन सब का मीनिंग, इन सब का क्या फायदा है, क्या क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अच्छा है, ये सारी चीजें हमारे प्रीएम्बल में है। प्रीएम्बल में इन चीजों के बारे में लिखा हुआ है। और हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में चैप्टर पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर स्पेशल लिखा हो कि अनटचेबिलिटी को हम बैन करते हैं, कि राइट्स वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स वाला, उसमें राइट टू इक्वालिटी के अंदर राइट टू अनटचेबिलिटी जो है, जो अनटचेबिलिटी वाली बात है राइट टू इक्वालिटी में, वो बिल्कुल बैन की हुई है सरकार की तरफ से। और गांधीयन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। गांधी के जो सिद्धांत हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन्हें जगह मिली है। अब जी हमारा अब जो ये की कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के, इनको समझना जरूरी है, इनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर हमारी पॉलिटिकल थ्योरी टिकी हुई है। थ्योरेटिकली अगर हमें समझ आ गई चीजें कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो हम प्रैक्टिकली उसे लागू कर सकते हैं। तो आगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, राइट्स वाला चैप्टर है जिसमें अनटचेबिलिटी की बात हुई है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियल एंड प्रिंसिपल दैट शेप, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है, और इवन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखता है। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप अप करती है, गवर्नमेंट को, हमारी सोशल लाइफ को, इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी में हर कंसेप्ट की परिभाषा दी गई है। फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है, जस्टिस, डेमोक्रेसी की बात कर ले, फिर सेकुलरिज्म की बात कर ले, और फिर इनकी सिग्निफिकेंस, इनके फायदे क्या हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल कौन कौन से, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, उसके बारे में बात की गई है। और फिर जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप जुडिशियल रिव्यू भी ले सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी में। अब रूसो की बात कर लो, कार्ल मार्क्स की बात कर लो, और महात्मा गांधी जो बहुत बड़े विचारक हुए हैं। ये जो नेता थे ये राजनेता नहीं बने, कभी ये पॉलिटिशियन नहीं बने, लेकिन इनके जो विचार हैं आज भी हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो कंटेम्परेरी थिंकर्स जो हैं उनको याद करके फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं
पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं दुनिया के, वो आज की पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं राजनीति में, उसके बारे में बात करते हैं। और आने वाली जो राजनीति कैसी होगी और पॉलिटिकल थ्योरी के कौन कौन से, ठीक है, रूल्स की बात करेंगे, वो किस चीज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या ये सारी जो पॉलिटिकल थ्योरी आज हमारे लिए रेलेवेंट है, इसकी क्या रेलेवेंस है। आज इंडिया आजाद है, चाहे, और फ्रीडम और इक्वालिटी की बात जो है आज इंडिया में चल रही है। इंडिया आज आजाद हो चुका है और एक तरीके से तो ये रहे वो थ्योरिस्ट जिनकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। पहले कौटिल्य की भी बात हो चुकी है, महात्मा गांधी की बात हो चुकी है जिन्होंने स्वराज की बात की, और जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने छोटी जाति वालों को ऊपर उठाने की बात की। कौटिल्य के समय से पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है। तो आज चाहे हमारे देश के अंदर इक्वालिटी और फ्रीडम की बात है, लेकिन ये हर जगह आ नहीं पाई है। आज भी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, आज भी लोगों को वो फ्रीडम नहीं मिलती। मतलब आज अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, इक्वालिटी पॉलिटिकल तरीके से है कि पॉलिटिक्स में इक्वालिटी है, फिर और इक्वल राइट्स भी हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकली अमीर गरीब का आज भी भेदभाव है। फिर समाज के अंदर आज भी छोटे लोगों को गलत बोला जाता है, छोटे लोगों के साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इक्वालिटी आज अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में हो सकती है और इक्वल राइट की बात वहां हो सकती है, लेकिन समाज के अंदर कुछ इक्वालिटी नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिक रूप से देख लो, कोई इक्वालिटी नहीं है, और समाज के अंदर इकोनॉमिकली भी इक्वालिटी खत्म है। तो इक्वालिटी और फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वो उस तरीके से नहीं आ पाई है जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे लाना चाहता था, लोगों पर लागू नहीं हो पाई है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और ये बोल दिया कि ये लागू हो जाएंगे, लेकिन अब तक आज भी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। थैंक यू सो मच क्लास, होप यू हैव लाइक द वीडियो। जो रहा हुआ चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।